हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन सर्च ऑफ इन्फिनाइट। आज हम बात करने वाले हैं फेडरलिज्म के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक को। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज़ हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कि संघवाद को कैसे रेगुलेट किया जाता है, कैसे लागू किया जाता है। सो some constitutional provisions are there. So some constitutional provisions are necessary for the success of federalism. कुछ constitutional provision तो ज़रूरी होते हैं, बट उसके साथ में कुछ चीज़ें और भी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। ओके, जैसे कुछ डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ हैं जो हमारी कंट्रीज़ में, उसको रेगुलेट करना और उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। साथ में जो भी ये फेडरलिज्म की जो भी स्पिरिट है, एक ट्रू स्पिरिट है, उसको बनाए रखना। मीन्स जो भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन लेके जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, वो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति ना वहाँ पर इवॉल्व होने देना। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी होती हैं। सो टू फॉलो द ट्रू स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, हमें ये भावना होनी चाहिए कि हम एकजुट होकर एक यूनिटी बनाए रखें, क्योंकि हमारे देश की जो ताकत ही है वो यही है, यूनिटी, एकता है। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, कई सारी मान्यताओं के आधार पर हमारे अंदर डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी हम लोग एक यूनिटी, एकता के साथ रहते हैं। ओके, सो वी विल मेंटेन द हार्मोनी, ओके, एंड बिकम्स शेयर द आइडियल्स इन अवर कंट्री। सो इस तरीके से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जा सकता है या फेडरलिज्म को रेगुलेट किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर स्टेट रिलेशन। 1947 के बाद सेंटर स्टेट का रिलेशन कैसा रहा, राज्य और संघ का जो रिलेशन कैसा रहा, क्या संबंध रहा है, उसके बारे में हमें बात करनी है। Restructuring the center state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है सेंटर स्टेट रिलेशंस को, ये भी एक फेडरलिज्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है। ओके, सो फॉर ए लॉन्ग टाइम सेम पार्टी रूल इन अ सेंटर एंड स्टेट। काफ़ी समय तक ऐसा होता रहा। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में ये जब लागू हुआ, उसके बाद ये ऐसा लगातार होता रहा है कि एक ही पार्टी लगातार सत्ता में, रूलिंग में रही। ओके, सो स्टेट में बात हो चाहे सेंटर में, एक ही पार्टी वहाँ पर रूल कर रही थी। एंड दिस डिड नॉट अलाउ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट। और राज्य सरकार को दबाया जाता था और राज्य ऑटोनोमसली वर्क नहीं कर पा रहा था, अपना फ्री होकर वर्क अपना नहीं कर पा रहा था। काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी लगातार काफ़ी टाइम से रूल कर रही थी। व्हेन डिफरेंट पार्टीज रूल सेंटर एंड द स्टेट, अगर मान लीजिए कोई पार्टी दूसरी पार्टी जीत जाती थी एंड तो क्या होता था, द सेंट्रल ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट। उसको क्या करता था, उसको उसकी पावर को लगातार कम करने की कोशिश करता था। काफ़ी सारी पावर्स जो हैं वो अपने पास ही रख लेता था और स्टेट को ऑटोनोमसली वर्क करने नहीं देता था। ओके, इन द पास्ट मेनी टाइम्स द सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई सरकार, दूसरी पार्टी, रूलिंग पार्टी अगर सरकार बना लेती थी, तो संविधान का गलत इस्तेमाल करके, उसका मिसयूज करके उस गवर्नमेंट को ही डिसमिस कर दिया जाता था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट that were ruled by rival parties. ओके, जो भी राइवल पार्टीज होती थी उनकी पार्टी को डिसमिस कर दिया जाता था। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ये जो फेडरलिज्म की स्पिरिट है, इसको ये लगातार कम कर रहा था। ये भी जो भी एफर्ट जो लगाया जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बट द इंडियन सिनेरियो हैज चेंज आफ्टर 1990। 1990 के बाद ये सिनेरियो पूरी तरीके से बदल जाता है। ओके, व्हाट हैपेंड दैट नो सिंगल पार्टी हैड मेजॉरिटी, कि किसी भी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिलता है। एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। और यहीं से कोलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर कई सारी जो पार्टीज होती हैं आपस में मिलके एक गवर्नमेंट बनाती हैं, क्योंकि किसी के पास टोटल मेजॉरिटी नहीं होती है, तो आपस में वो गठबंधन करके, कोलिशन करके वहाँ पर एक गवर्नमेंट बना लेती हैं। ओके, सो इससे क्या होता है, इससे हुआ ये कि कुछ अब पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी देनी पड़ी। एंड स्टेट गवर्नमेंट नाउ रूल ऑटोनोमसली एंड बिकम पावरफुल। इससे क्या हुआ,
अब स्टेट गवर्नमेंट भी ऑटोनोमसली वर्क कर सकता था और वो थोड़ा सा पावर उसको भी मिल गई, तो वो भी पावरफुल बन गया स्टेट गवर्नमेंट। ओके, एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास पूरी पावर नहीं थी, अब इसलिए डिफिकल्ट हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर डिसमिस कर दिया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी आती है, ये पॉलिसी 1992 में आती है। अब ये पॉलिसी क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अपनी कुछ पावर्स जो होती हैं वो लोकल गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर जो है कुछ लोकल गवर्नमेंट को भी देनी पड़ती हैं। लोकल गवर्नमेंट, आप जानते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो होती है 2 लेवल पे काम करती है। अगर हम विलेजेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो विलेज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो विलेज में आप जानते हैं पंचायत होती है, तो पंचायत का जो हेड होता है वो होता है सरपंच, सरपंच उसका हेड होता है। इसी तरह से सिटीज़ की बात करें तो सिटी में होती हैं कुछ म्यूनसिपालिटीज़। ओके, कुछ म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं जिनका जो हेड होता है वो होता है मेयर, मेयर इनका हेड होता है। ठीक है, तो इस डिसेंट्रलाइजेशन में 1992 में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर जो है कुछ लोकल अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट को देनी पड़ती है और इनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं रूल रेगुलेशन के बारे में। ओके, फर्स्ट वन दैट इज रेगुलर इलेक्शन रिक्वायर्ड। इन लोकल गवर्नमेंट के लिए रेगुलर इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट कराया जाना जरूरी बताया गया। एंड सीट्स वर रिजर्व फॉर SC, ST एंड OBC। इनके लिए बताया गया है कि जो लोकल गवर्नमेंट होंगी इनके लिए SC, ST, OBC के लिए जो सीट्स होंगी वो रिजर्व रहेंगी। एंड 1/3 सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए 1/3 जो हैं ये सीट जो होंगी वो रिजर्व रहेंगी। एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है वो इनको कंडक्ट कराएगा, इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराएगा, उसी की जिम्मेदारी है। एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू शेयर इट्स पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट। जो भी उसकी शक्तियाँ होंगी या जो भी वो रेवेन्यू उसको मिलता होगा वो लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करना वहाँ पर ज़रूरी है। सो ये कुछ रेगुलेशन बताए गए हैं डिसेंट्रलाइजेशन में जो कि 1992 में आया था। अगर हम रूरल गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले नीचे लेवल पे होगा ग्राम पंचायत, सबसे पहले ग्राम पंचायत, उसके बाद कुछ पंचायत समितियां काम करेंगी और पंचायत समितियों से ऊपर जो काम करता है जिला परिषद। ये 3 स्तर पे 3 लेवल पे ये काम करती हैं रूरल गवर्नमेंट। ओके, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।